हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मोम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ के अंदर क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पता होना चाहिए। देखिए, दो होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर क्या होता है? अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जाए, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट जाए। अगर एक के घटने से दूसरा घट रहा है तो और एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है तो उसे हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो जाए या एक के डिक्रीज होने से दूसरा इंक्रीज हो जाए तो उसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किस किस के बीच में है वो देखिए। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर। एक वायर दे रखी है मेटल की, तो इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, हमारे पास एक पाइप है, तो अब इस पाइप का जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पीड है और उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। अगर स्पीड बढ़ेगी तो पानी ज्यादा जाएगा इसके अंदर से। अब इसका लेवल मान लीजिए स्टार्टिंग में ऐसा था, तो इसके अंदर पानी का जो बहाव होगा वो कम होगा। हमने इसके दोनों सिरों के दोनों जो एंड हैं उनके बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो ज्यादा कर दिया, ठीक है। अब उसकी वजह से इसके अंदर जो स्पीड थी उस वाटर की वो क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे जैसे हम इसके लेवल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। हमने लास्ट टाइम पे इसके पॉइंट को बिल्कुल ऐसे खड़ा कर दिया, दोनों पॉइंट्स को। अब यहाँ पे जो लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी उस वाटर की और सबसे ज्यादा पानी इसके अंदर से जा सकता है। तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि दोनों सिरों के बीच में जो दो एंड्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, लेवल का जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? इसके अंदर से जो वाटर फ्लो होकर जा रहा है। हम कह सकते हैं कि इसके दोनों एंड्स के लेवल का जो डिफरेंस है वो इसके अंदर से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लेवल के डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो वैसे वैसे इसके अंदर से जो वाटर फ्लो होकर जाएगा उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ है। इसमें हमने एक मेटल की वायर ली, इसमें स्पेशली मेटेलिक क्यों बोला है? आपने क्या किया, एक ऐसे लकड़ी ले ली और उसको आप चाहे कितना ही डिफरेंस रख लें दोनों एंड्स के बीच में, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए हमें किसकी लेनी है? मेटल की वायर लेनी है। अब इसके दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर देंगे तो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देंगे तो वैसे वैसे वो जो करंट है, इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है इस तरह से। अब मैं आपको ये इनवर्सली के लिए बता देती हूँ कि इनवर्सली के अंदर क्या होता है। उसके लिए हम नीचे यूज करते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्टली है तो ये बिल्कुल सीधा है। अगर ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता तो उसके लिए हम 1/i का यूज करते, इसको नीचे ले आते। लेकिन अभी हमने इसके साथ ये सीधा यूज किया क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास जो सिंबल होता है वो होता है प्रोपोर्शनल के लिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यही हमारे पास क्या होता है? ओम्स लॉ। अब इस सिंबल को हम ऐसे कैसा नहीं रख सकते, इसको हटाने के लिए हमें किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। कांस्टेंट की जरूरत मतलब जब पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी वही रहेगा तो हमारे पास जो ये R की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। दो तरह के वर्ड्स होते हैं, कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं कह रही हूँ कि 10, तो 10 की वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होगी, आप उसको कहीं पे भी यूज कीजिए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि X, Y, Z, A, B, C, तो उसकी जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, वो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो अब इस सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे और उस कांस्टेंट को हमने क्या शो कर दिया? R। और इसका नाम क्या रख दिया हमने? रेजिस्टेंस।
तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर। V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, R यहाँ पे रेजिस्टेंस है और I हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है। अब इससे हम R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जो रेजिस्टेंस हमने निकाला, मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में भी बता दूंगी, फिलहाल आप फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाता है, रेजिस्टेंस का। V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसके अंदर इसका यूज होगा। ओम्स लॉ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आर की, और जिसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट भी देख लेते हैं। हम रेजिस्टेंस को ओम से मापते हैं। ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं, जैसे ओम है, एम्पियर है, कूलम है, ये सारी की सारी साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड होते हैं, तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रख लीजिएगा। जैसे हमने 1 एम्पियर 1 वोल्ट को डिफाइन किया था, वैसे ही आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि 1 ओम को डिफाइन कीजिए। अब हमने फॉर्मूला तो निकाल लिया, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट है, तो इन दोनों हमारे पास आंसर कब आएगा, जब या तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, या ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। तो अब हम क्या करेंगे, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और साथ में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा, तो उस टाइम वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस उसके अंदर हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस वैसे क्या होता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई ना कोई रुकावट उस इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जरूर डालते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस अलग होता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, क्योंकि वो अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देती। लेकिन हमारे पास जो सिल्वर है, सिल्वर के अंदर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, वो अपने अंदर से रुकावट बहुत ही कम डालती है। मान लीजिए हम किसी रास्ते के अंदर से जा रहे हैं, उस रास्ते के वो बिल्कुल खाली है एक तरह से, उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं है, तो आसानी से हम उसके अंदर चल सकते हैं। लेकिन क्या हो गया, उसी रास्ते के अंदर आके पानी आ गया बहुत सारा, तो अब हम उसके अंदर आसानी से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर रुकावट बढ़ गई तो इसका मतलब हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसके अंदर से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। उसके बाद और ज़्यादा रुकावटें आएंगी, जैसे जैसे रुकावटें बढ़ती जाएंगी वैसे इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो भी कम होता जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो में जो एक रुकावट की तरह आता है, जो उसके रास्ते में रुकावट डालता है, उसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसको किससे मापेंगे, हम 1 ओम से मापेंगे। तो आर हमारे पास क्या होता है, V अपॉन आई। आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है, V बराबर आई आर। आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हो। आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। दो कोई भी दे रखे तो तीसरा आप आसानी से वैल्यू रख के निकाल सकते हो, V बराबर है आई आर। अब हम बात करते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, कि हम जो भी वायर वगैरह ले रहे हैं वो किस नेचर का है। दूसरे नंबर पे वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। अब इसके अंदर क्या है, देखिए हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर वगैरह जो होते हैं उनके आसपास जो घर होते हैं वहाँ पे लाइट ज़्यादा आती है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वो लाइट कम होती जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही हम लेंथ बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, वैसे ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है आर बराबर V अपॉन आई होता है। अब ये देखिए उल्टा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसके रास्ते में रुकावट ज़्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पे दूरी अगर बढ़ गई, लेंथ अगर इंक्रीज हो गई, तो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो होता है एरिया। एरिया के अंदर क्या, मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, तो उस तार की जो मोटाई होगी वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मैंने इन्वर्सली के लिए आपको बताया था कि जब भी हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वो अपोन में आ जाएगा। अब देखिए किसी तार का एरिया ज्यादा है, मतलब उसकी मोटाई ज्यादा है, तो उसके अंदर से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है। अब किसी का एरिया कम है, कोई वायर है वो बहुत ही पतला है, तो इसका मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही कम फ्लो होगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो एक तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
अब देखिए यहाँ पे भी सेम प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये जो रो हमारे पास सिंबल है ये होता है रजिस्टिविटी का। अब अगर हम रजिस्टिविटी निकालना चाहें तो हम इस एरिया को इस तरफ ले जाएंगे, ये इस तरफ डिवाइड में, इस तरफ आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो लेंथ इस तरफ मल्टीप्लाई में है ये इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा। 10th क्लास के बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए कि एक तरफ अगर कुछ प्लस में है तो दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी तरफ जो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का तो डिवाइड का है तो मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे वही सेम काम हुआ है। अब अगर हम रो का फॉर्मूला देखें तो वो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हमारे पास किसका, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए हम आर को किस में मापते हैं, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम के। ओम का ये सिंबल होता है, उसके अंदर मैं आपको बताना भूल गई थी, यहाँ सुन लीजिए। एरिया देखिए कोई भी एरिया हम उसको किस में मापेंगे, मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन एल। हमारे पास देखिए लेंथ को हम किस में मापते हैं, मीटर में, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो इसलिए ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ अकेला है तो अकेला मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से ही 1 मीटर यहाँ पे कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ओम मीटर। तो अगर हम रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ओम मीटर। अगर अकेला ओम आया हुआ है तो इसका मतलब वो हमारे पास रेजिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास ओम मीटर आया हुआ है तो इसका मतलब वो हमारे पास रजिस्टिविटी है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमें रजिस्टिविटी की जरूरत कहाँ पड़ी, हमारे पास रेजिस्टेंस तो पहले से ही था, और रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें रजिस्टिविटी की जरूरत कंपैरिजन के मामले में पड़ी, जब हमें किसी दो ऑब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन करना था तो उस टाइम पे हमें रजिस्टिविटी की जरूरत पड़ी। अब इसके अंदर क्या है, मान लीजिए हमें सोने का एक तार है, एक वायर है, और एक एल्यूमिनियम का है, उन दोनों के आपस में कंपैरिजन करना है और देखना है कि किसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक की तो हमने मोटाई ज्यादा ले ली, एरिया ज्यादा ले लिया, और एक का एरिया कम ले लिया, तो वैसे तो हम नहीं कर सकते, हम तुलना नहीं कर सकते उस चीज की, वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया गया, एक फिक्स बना दिया कि हम चाहे किसी का भी कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा जो उसका एरिया होगा वो 1 मीटर स्क्वायर होगा और उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा 1 मीटर होगी। तो अगर ऐसा होगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा, देखिए हमने जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी अभी किया था, आप एक बार उसको इसके अंदर रख के देखिए। आर हमारे पास क्या था, आर ए अपॉन एल। तो अगर एरिया की जगह भी हम 1 रख दें और लेंथ की जगह भी हम 1 रख दें तो ये जो रेजिस्टिविटी हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो जब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा और साथ में 1 मीटर डिस्टेंस जो उसकी लेंथ है सॉरी वो हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। रेजिस्टिविटी अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होती है तो वो कुछ अलग नहीं है, वो रेजिस्टेंस से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो रेजिस्टेंस का एक स्पेशल केस होती है जिसके अंदर हम हमेशा 1 मीटर स्क्वायर तो उसका एरिया लेंगे और 1 मीटर उसकी लेंथ लेंगे। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ वो स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है। अगर आपको रेजिस्टिविटी पूछे तो आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है ये, जहां पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया होगा और 1 मीटर लेंथ होगी। तो आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ तब के लिए बनाया गया था जब कोई दो वायर है उनके बीच में आपस में कंपेरिजन करना हो। तो अगर हम इनका एरिया और लेंथ अलग अलग ले लेंगे तो कंपेरिजन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए हमने एक फिक्स बना दिया कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेना है और 1 मीटर लेंथ लेनी है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। इससे आगे के पॉइंट्स हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।